नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। पहला आप देखेंगे तो एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दी है, तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि मोरक्को है, इसकी राजधानी रबात है, तो ये सही होगा। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, और केप वर्दे इसकी राजधानी जो है बमाको नहीं है। तो आपका ये प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि सही सुमेलित नहीं है केप वर्दे। तो केप वर्दे की राजधानी जो है वो क्या है? केप वर्दे की राजधानी है प्राया। ठीक है, और आप इस तरफ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों इंग्लिश में भी देख के अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है थाने महाराष्ट्र से, दूसरा ऑप्शन है मैसूर कर्नाटक से, तीसरा ऑप्शन है दरभंगा बिहार से, चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आरंभ हुआ था मिट्टी बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं। पहला ऑप्शन है यूरेनियम का, दूसरा है बॉक्साइट का, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है अभ्रक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें आपका सही उत्तर है पोस्टमार्सबुर्ग जाना जाता है मैग्नीज के उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तापमान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है -18 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है -20 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आप देखेंगे कि एक तरफ पर्वत हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा पर्वत किस देश में है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा 4 3 2 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पर्वत कहाँ पे है? एटलस पर्वत आपका मोरक्को में है। ठीक है, तो ये सही मिलान जो है आपका हो जाएगा ए आंसर 4 3 2 1। तो एटलस अवस्थित है मोरक्को में। इसके बाद आप किलिमंजारो देखेंगे तो ये तंजानिया में अवस्थित है। चिम्बराजो जो है ये इक्वाडोर में अवस्थित है, और पैरिनीज जो है ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है। तो आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एटलस पर्वत जो है कहाँ पे है? मोरक्को देश में अवस्थित है। किलिमंजारो पर्वत जो है ये आपका तंजानिया में अवस्थित है। इसके अलावा चिम्बराजो जो है ये इक्वाडोर में अवस्थित है, और पेरिनीज जो है ये आपका फ्रांस और स्पेन के सीमा पे अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है परिस्थितिक अनुक्रम, दूसरा है सियर, तीसरा ऑप्शन है समुदायगत की, चौथा ऑप्शन है जयभार पिरामिड। सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सियर। तो परिस्थितिक तंत्र के विकास की संक्रमणकारी अवस्था कहलाती है सियर। ये परिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। ये क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है। लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रम। ठीक है, तो आप दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? सियर है। प्रश्न है कि मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है रबर के उत्पादन के लिए, दूसरा ऑप्शन चाय के उत्पादन के लिए, तीसरा ऑप्शन है टिन उत्पादन के लिए, चौथा ऑप्शन है कहवा के उत्पादन के लिए। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है सी ऑप्शन आपका, टिन के उत्पादन के लिए किंटा घाटी जानी जाती है। हालांकि रबर के लिए भी जानी जाती है, लेकिन अधिकांशतः यहाँ पे लगभग विश्व का 25% टिन जो है उत्पादित होता है मलेशिया की किंटा घाटी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है कोलेजन, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन, चौथा ऑप्शन है मायोग्लोबिन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका मायोग्लोबिन में। ठीक है, तो मायोग्लोबिन प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन है गेबन, दूसरा ऑप्शन है सोमालिया, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखी गिनी, चौथा है रवांडा। इसमें मल्टीपल आंसर होंगे, तो आपको बताना है कि कौन से देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण अगर देखें तो भूमध्य रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं आता है, इसमें सही उत्तर क्या होगा कि आपका जो है
जो गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। इसके अलावा आप जो देखेंगे कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो उसमें आपका इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कोलंबिया होगा, ब्राज़ील होगा, तो ये 3 देश हो गए आपके दक्षिण अमेरिका के। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण देश जिनसे होकर गुजरती है, साओ टोमे है, ठीक है। इसके बाद है आपका साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबन है, कांगो गणराज्य है, ठीक है। इसके अलावा जो है जायरे है, युगांडा है, केनिया है, ठीक है, सोमालिया है, ठीक है, सोमालिया है। फिर इसके बाद आपका मालदीव है, और इसके बाद इंडोनेशिया है, फिर किरबाती है, ठीक है। तो इन 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है प्रतिरूपण, तीसरा है संयोजन, चौथा है प्रजनन, ठीक है। तो आपको बताना है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है। सही उत्तर होगा उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका भाग 9 में, दूसरा है भाग 6 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 में, चौथा ऑप्शन है भाग 4 का में। सही उत्तर क्या है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, सही उत्तर है भाग 9 में। तो आप इसको देखेंगे तो भाग 9 में जो है पंचायत राज संबंधित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भाग 9 का में आप देखेंगे कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद 9 खा में आप देखेंगे सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाग 6 में क्या दिया हुआ है, राज्य से संबंधित प्रावधानों के बारे में उल्लेख है। इसके अलावा भाग 3 में आप देखेंगे तो इसमें आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, फंडामेंटल राइट्स की। इसके अलावा भाग 4 का में आपकी चर्चा की गई है मूल कर्तव्यों की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फोटो सेल, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है सौर सेल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर इसका होगा फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फायर अलार्म में किया जाता है फोटो सेल का प्रयोग, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है 1990 में, दूसरा ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1992 में, चौथा ऑप्शन है 1993 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। 1992 में भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बताना है, ठीक है। तो नहीं कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका टेफ्लॉन, दूसरा है नियोप्रीन, तीसरा है पॉलीस्टीरीन, चौथा है पॉलीथीन। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है ये एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये एक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ाने पर अधिक कोमल हो जाता है, और जब इसका तापमान कम हो जाता है तो ये ठोस अवस्था में पहुँच जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रीन जो है एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्यों का गठन, दूसरा ऑप्शन है राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश। सही उत्तर इसमें क्या होगा। नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आता है, यह आता है आपका आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में आता है नए राज्यों का प्रवेश, साथ ही साथ स्थापना भी आर्टिकल 2 में आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नए राज्यों का गठन हो गया, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और ठीक है उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है मुंह, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत, चौथा ऑप्शन है अमाशय। सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर है इसका अमाशय से जो है प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। पहला ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में, तीसरा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, चौथा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल आंसर होंगे, तो बताना है कि कौन सी किस पदाधिकारी को हटाने के संबंध में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर होगा केवल 3 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो अध्यक्ष जो संघ लोक सेवा आयोग का होता है इसको संसद की भूमिका नहीं होती इसको हटाने में, इसको राष्ट्रपति जो है हटा सकता है। इसके अलावा आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में देखेंगे तो इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 217(1) में प्रावधान है, और उच्चतम न्यायालय के विषय में न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रावधान है 124(4) में।
अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है सूखा रोग, दूसरा है रक्ताल्पता, तीसरा है घेंगा, चौथा है बेरी बेरी। तो आप देखेंगे कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से जो होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किससे होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 से कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संबंध में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल में, दूसरा है भारत निर्वाचन आयोग में, तीसरा ऑप्शन है जिला पंचायत राज अधिकारी में, चौथा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग में। सही उत्तर क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायतों के निर्वाचन कराने के संबंध में जो है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए, चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है ये रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग अनुच्छेद 280, तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, चौथा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो आप देख, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक है, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है व्याख्या की गई संघ के साथ राज्य लोक सेवा आयोग की भी। ठीक है, तो बाकी दो देखेंगे आप वो मेल खा रहे हैं, जबकि ये वाला जो है मेल नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है कि ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, अब आपको इसमें मल्टीपल आंसर में से बताना है कि कौन सा जो है कौन सा सही होगा। तो इसमें सही उत्तर क्या है कि आप देखेंगे कि मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने में उत्तरदायी है, ये बात सही है। शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, ये भी बात सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी कि सही उत्तर होगा सी। ठीक है, दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 268, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 280, तीसरा है अनुच्छेद 276 और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर इसका है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? आप देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसको जो है 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हींग, दूसरा ऑप्शन है शिलाजीत, तीसरा ऑप्शन है सुहागा, चौथा ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हींग। हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्फॉइटिडा कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हींग हो जाएगा। हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है। ये पौधे भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न में हम सीधे आंसर देखेंगे कि क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 1 4 3 2। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये कालक्रम देख लेते हैं आप इसमें। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जयंती पाटिल जो थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। उसके बाद वाले क्रम में है पूर्णिमा आडवाणी बनी 2 नंबर पे। इसके अलावा आप देखेंगे इसके बाद गिरिजा व्यास बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। इनके बाद बनी है ममता शर्मा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे चौथे नंबर पे। तो आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है और कारण है आर। ठीक है, तो कथन है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा कि आप इसमें देखेंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद और कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, चौथा ऑप्शन है लद्दाख। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर इसका होगा हैदराबाद और कर्नाटक।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में धातु दी है, सूची 2 में गुणधर्म दिए हैं, तो इसको मिलान करेंगे तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? इसका सही उत्तर होगा सी होगा 4 2 1 3। इसका मिलान करेंगे तो देखेंगे कि आप सोडियम जो है ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पारा जो है ये कमरे के ताप में द्रवावस्था में रहता है। चांदी जो है ये विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा जो है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य भाग 4 का, दूसरा है राज्य जो है वो भाग 6 में, तीसरा है भारत का महान्यायवादी भाग 13 में, चौथा है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर इसमें का क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका सी। तो सी जो है ये सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी जो है ये भाग 13 में नहीं है, जबकि भारत का महान्यायवादी जो है ये किस में है? ये आर्टिकल 76 में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 76 जो है ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 5 में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मूल कर्तव्य में आप देखेंगे कि भाग 4 का में है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि राज्य के बारे में जो प्रावधान है वो 6 में है, अनुभाग 6 में। इसके अलावा संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं इनका प्रावधान किस में है? भाग 14 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पदार्थ दिए हैं, सूची 2 में अनुप्रयोग दिए हैं, तो इसमें सही उत्तर आपको चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा 2 3 1 4। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। जैसे नीला थोथा जो है ये एक कवकनाशी है। इयोसिन जो है ये लाल स्याही के लिए प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। और जिंक ऑक्साइड का फॉस्फाइड का इस्तेमाल होता है कृतकनाशी यानी रोडेंटिसाइड्स के लिए, रोडेंट नाशी के लिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, दूसरा है अनुच्छेद 4 से 11, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, चौथा है अनुच्छेद 6 से 11। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा, अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये आपका भारतीय नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है बताना है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये फाइब्रिन लिखा है, ये फाइब्रिन होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है। जो है रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाया जाने वाला पदार्थ है जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्तस्राव के स्थान पर थक्का बनाने का काम करता है और स्राव को रोकता है। इसके अलावा ब्लैक्सॉन जो है, टेफ्लॉन जो है, नियोप्रीन जो है, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम तत्व हैं। ठीक है, और फाइब्रिन क्या है? ये है फाइब्रिन जो है ये एक प्राकृतिक तत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा आप अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। पहला ऑप्शन लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, चौथा है याचिका समिति। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका प्राक्कलन समिति जो होती है ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो समसामयिक से संबंधित प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा 2019 में सतत विकास लक्ष्यों द्वारा भारत सूचकांक 2019-20 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वर्गों में से किसे में वर्गित किया गया है। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर आपका होगा अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। कथन है और कारण है। कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से इसमें जो है कथन जो है वो सही होगा। कारण सही। सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर है कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। के अंतर्गत है। आपका सही उत्तर होगा 1 और 2, सी ऑप्शन होगा। तो यानी कि वाराणसी और आपका मथुरा जो है हृदय प्रोग्राम के अंतर्गत है। इसके अलावा भी बहुत से शहर हैं, जैसे 12 शहरों को जो है हृदय परियोजना में रखा गया, हृदय योजना में रखा गया। इसमें हृदय का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसको कहते हैं। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, उनका पुनरुद्धार करना है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 14। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 12 हो सकती है। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 1.6, तीसरा है 2.1, चौथा है 2.3। इसमें सही उत्तर क्या होगा, 2.1 जो होगा इसका सही उत्तर होगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2.1। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। पहला ऑप्शन है गोलकनाथवाद 1967 में, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद 1973 में, तीसरा ऑप्शन है शंकरी प्रसाद के बाद 1951 में, चौथा है कि सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो किसमें जो है ये आपका, किसमें जो है संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर है केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिरगणना विधि, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी ग्रहण, तीसरा है पारिवारिक उपभोग व्यय, चौथा है प्रति व्यक्ति आय। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आप देखेंगे कि आंसर जो होगा इसका बी होगा, यानी कि तीनों विधि यानी कि सिर गणना विधि जिसे हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं, कैलोरी ग्रहण और परिवार उपभोग व्यय, इन तीनों को ही भारत में गरीबी के अनुमान के लिए माना जाता है। तो भारत में गरीबी के अनुमान हेतु सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में गरीबी के अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, सही है। फिर है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधित है, ये भी सही है। आपका अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के प्रावधान करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये आपका इसमें का सही सुमेलित नहीं है, ये सही उत्तर होगा। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये किस में है, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है, ठीक है। और अनुच्छेद 48 में क्या है, इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि ये योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा है ऑप्शन की इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा तथ्य सही है। इसमें देखेंगे आप केवल दूसरा जो है कथन जो है वो सही है। तो इसमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या है कि इसमें केंद्र और राज्यों की भागीदारी जो है 60:40 के अनुपात में होती है। व्याख्या इसमें थोड़ी सी और देख लें तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये 21 मार्च 2018 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 21 मार्च 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होगी। मतलब 60 जो है व्यय जो है केंद्र के हिस्से में आएगा और 40 जो है वो राज्यों के हिस्से में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में महान न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए अर्ह हो। दूसरा है कि महान न्यायाधीश इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आप इसमें देखेंगे कि केवल एक कथन जो है वो सही है, ए ऑप्शन होगा, यानी कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। किस लिए, जब वो भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए वो योग्य होना चाहिए। इसके अलावा आप महान न्यायाधीश इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित का, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें कुछ और देखेंगे तो महान न्यायाधीश जो है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। और आप देखेंगे कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। महान न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पोषकीय और सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, ये कहलाता है आपका
पोषकी यानी सस्टेनेबल पर्यटन। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है कि भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अब आपको बताना है कि इसमें कथन कारण क्या दोनों सही हैं, और कथन कारण की जो है सही व्याख्या कारण कथन की कर रहा है। दूसरा है ऑप्शन की कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है आपका कथन सही कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है कारण सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे बी वाला ही उत्तर जो है वो सही होगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका समसामयिक से रिलेटेड है, तो आपका अब ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया है लेकिन अभी देख लेते हैं। हौसला 2018 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा है कि ये बच्चों की देखरेख में करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। अब बताना है इसमें सही उत्तर। सीधे देखते हैं हम, तो सही उत्तर इसमें होगा सी। ठीक है, एक और दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। पहला ऑप्शन है सामान्य विधेयक पर, दूसरा है धन विधेयक पर, तीसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, चौथा है विनियोग विधेयक पर। सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा सामान्य विधेयक पर जो है वो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। 2024 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तीसरा है शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, चौथा है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। सही उत्तर इसका बताना है क्या होगा। सही उत्तर इसमें होगा आपका, ठीक है, 2 और 4। ठीक है, सही उत्तर सी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आपका एपिडेमिक डिजीज। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया गया मानव गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दिए हुए हैं, तो आप मिलान करेंगे तो अनुच्छेद 61 संबंधित किससे है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित है। ठीक है, ये सही हो गया। अनुच्छेद 67 का जो है संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाने से। इसके बाद अनुच्छेद 94 जो है संबंधित है स्पीकर को हटाने से। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 90 जो है, अगला जो है वो अनुच्छेद 90 जो है संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, तो 2 3 4 1 ये सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नीचे कथाओं कारण दिए गए हैं। अब कथन देखेंगे कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी कि NIP सरकार द्वारा 2020-2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, कारण है कि NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो आपको बताना है इसमें से कथन और कारण में क्या सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम सीधे बता रहे हैं आपको। सही उत्तर आपका हो जाएगा कथन गलत है और कारण सही है। ठीक है, तो डी आंसर जो होगा इसका आपका होगा डी। ठीक है, तो कथन गलत हो जाएगा, कारण सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, चौथा है 22 जुलाई 1948। तो भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान जो है वो 63वां स्थान है। दूसरा है कि 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 77वां था। तो आप देखेंगे इसमें जो सही उत्तर है आपका,
सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा सी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं कि 2020 में 63वां स्थान था और 2019 में 77वां। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो है निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है नोएडा, चौथा है लखनऊ। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका होगा 9%, दूसरा है 10%, तीसरा है 12%, चौथा है 15%। तो कितना हो गया है, 15% तक बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है कि विकास और अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय, चौथा है नीति आयोग। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है योजनाएं और सूची 2 में है प्रारंभ किए हुए वर्ष। तो पीएम जन आरोग्य अभियान जो था ये कब शुरू किया गया, तो पीएम जन आरोग्य अभियान जो था ये इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। इसके बाद आज देखेंगे पीएम वय वंदन योजना जो थी इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। ठीक है, इसके बाद पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। और इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेल जो है इसमें बहुत सारे गायब है, जैसे 2016 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये 2016 जो है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये 2016 का ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2015 की जगह 2016 देते तो ये मिलान बन सकता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन खुदरा व्यापारी दुकानदारों स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका सही नहीं है वो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम इसमें सही ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन कौन, मतलब ये तो इस प्रश्न का सही होगा, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना में क्या क्या है कि 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसके पात्र होंगे, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर या रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है, तो ये बात भी सही है। इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आपका ये राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है कि निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। दूसरा कि इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो निधि योजना के अंतर्गत कार्यक्रम क्षेत्र में स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है और 20 छात्रों को स्टार्टअप प्रतिवर्ष दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है एल्टन द्वारा, दूसरा है बेनेट द्वारा, तीसरा है बर्कले, चौथा है रेडजल। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बेनेट द्वारा। तो पारिस्थितिकी संक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया बेनेट द्वारा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पारिस्थितिकी संक्रमण होता क्या है, जिसे इकोटोन कहते हैं। ये दो बायोमों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं जहाँ दो समुदाय मिलते हैं और रहते हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, बेनेट द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा है ओजोन। सही उत्तर इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ठीक है, ये सब जो है कार्बन ग्रीन हाउस गैस हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जलवाष्प भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस होता है। अगला प्रश्न है कि समानता पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। पहला ऑप्शन है परिचालन पर्यावरण, दूसरा भौतिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, चौथा ऑप्शन है जैविकीय पर्यावरण। सही उत्तर इसमें क्या होगा, परिचालन पर्यावरण। समानता पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण आते हैं, जबकि परिचालन पर्यावरण को इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया। कथाओं कारण संबंधित है। ठीक है, ये समसामयिक का प्रश्न है, इसका हम सीधे उत्तर देखते हैं। उसका उत्तर था ए। ठीक है, कथाओं कारण दोनों सही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है।
ठीक है, इसमें मल्टीपल आपको दिए हैं आंसर, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो आप इसका ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव में आप देखेंगे कि क्या क्या आएगा। समुद्र जल का तल का बढ़ना, ये भी सही है। हिमनद का पिघलना, ये भी सही है। बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये सब जो है इसके प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों जो हैं वो सही हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अलावा नदियों में बाढ़ भी आ सकती है, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, प्रवसन में वृद्धि, बहुत सारी अन्य फैक्टर्स भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के रूप में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर इसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इसमें देखना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। इसमें आप सही तरीके से अगर देखेंगे तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा, यानी कि पहले जो घटना हुई वो चौथी वाली पहले हुई। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में। इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी घटना हुई वो है ब्रेटलैंड आयोग का रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, ये कब हुआ, ये हुआ 1987 में। इसके बाद आपकी जो घटना हुई तीसरी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ, तो ये कब हुआ, ये हुआ 1989 में। ठीक है, इसके बाद जो हुआ रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ, 1992 में हुआ। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये जो है कब कौन से प्रोटोकॉल ये हुई रिपोर्टें आई, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कालक्रमानुसार जब व्यवस्थित करेंगे, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह, लिंकेज कार्यक्रम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम उत्तर देख लेते हैं। ए जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 4 1 2 3। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, तो ये कब हुई थी, 1975 में हुई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक, 1982 में। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक का लिंकेज कार्यक्रम आएगा तीसरे नंबर पे, इसकी स्थापना हुई थी 1900, कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1992 में। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो थी इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्रम हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा है राजस्थान। सही उत्तर इसका क्या होगा, हरियाणा का जो है वो इस क्षेत्र में नहीं आता राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। चंबल जो है ये आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीनों ही स्थलों पे आता है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखते हैं, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में आपको पूछा गया है, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से सही है। ठीक है, तो पहला है कि कौशल भारत अभियान का शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2015 में की थी, जुलाई 2015 में। दूसरा कथन है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक से प्रशिक्षित करना था। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर आप देखेंगे केवल एक होगा, यानी कि इसकी कार्यक्रम की शुरुआत कौशल भारत की 2015 में हुई थी। दूसरा गलत होगा। इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो कौशल भारत अभियान जो है इसका उद्देश्य था कि भारत के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दूसरा जो है गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। पहला इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन क्या है, 2018, दूसरा है 2017, तीसरा ऑप्शन 2020, चौथा ऑप्शन है 2019। सही उत्तर क्या है, 2019 से शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। पहला ऑप्शन है वकाटक, दूसरा इक्ष्वाकु, तीसरा शक, चौथा है खारवेल। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु जो है इसको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था, श्री शांतमूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय आंध्रभृत्य कहा गया है। इक्ष्वाकु का शासन कृष्णा गंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहन के सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या का पूर्वज मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो आप इसमें सही उत्तर पहले देखिए, सही उत्तर है अलग समिति ने। ठीक है,
अलग समिति ने ऐसा किया था। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया था। इस समिति में पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा को निर्धारित किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इनमें 2100 कैलोरी जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की थी और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो अलग समिति जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अगला देखते हैं कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, तो ये जो अधिकारी था ये संबंधित था मार्ग निर्माण से। मौर्य काल में जिले में प्रमुख, इसके अलावा आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि माप तौल का अधिकारी जो होता था ये पोतवाध्यक्ष होता था। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि राजस्व प्रबंधन का जो अधिकारी होता था ये होता था समाहर्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक की गणना में 3 फैक्टर्स को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आप देखें, इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें आपका D वाला होगा, सामाजिक असमानता। इसके अलावा जो सम्मिलित किया जाता है, जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है, सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानियाँ दी हैं, तो आप मिलान करिए। इसमें देखेंगे आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो आप मिलान करेंगे तो मत्स्य जो थी ये महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। ठीक है, कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। शूरसेन की जो राजधानी थी वो आपकी मथुरा थी और अशमक की राजधानी पोतन थी। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी की संस्कृति पर विचार प्रस्तुत किया गया है। पहला ऑप्शन है ऑस्कर लुइस द्वारा, दूसरा गुनाह मेडल द्वारा, तीसरा है आशीष बोस द्वारा, चौथा है अमर्त्य सेन द्वारा। ठीक है, सही उत्तर ऑस्कर लुइस द्वारा गरीबी संस्कृति पर विचार प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कथनों कारण से संबंधित। तो इसमें हम देखते हैं कथन हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए जो है वो सही उत्तर होगा कि कथन कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, तो पहला आपका है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है राजनीति एवं विकास, चौथा है जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। सही उत्तर क्या होगा, राजनीति एवं विकास जो है वो 20वीं सदी के 80 दशक के मध्य में विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है और उसमें महत्वपूर्ण नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। सही उत्तर इसमें क्या है, सीधे हम सही उत्तर बता रहे हैं, VS वांकाकर जो थे। इसका सही उत्तर है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकाकर जो थे भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे। उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिला चित्रों का अन्वेषण किया और प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। ठीक है, वह प्रतिवेदन था, पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन का पहला प्रतिवेदन, दूसरा है अवर कॉमन फ्यूचर, तीसरा है जलवायु परिवर्तन दूसरा प्रतिवेदन, चौथा है पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। सही उत्तर क्या है, अवर कॉमन फ्यूचर, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 दी हैं। तो एक तरफ सूची 1 में हड़प्पा पुरस्थल है, दूसरी तरफ जो है वो राज्य दिए हैं जहाँ पे वो अवस्थित है। इसमें पहले सही उत्तर देख लेते हैं, डी जो है उसका सही उत्तर होगा। तो मिलान करेंगे तो बालू जो है ये कहाँ पे है, ये हरियाणा राज्य में है हड़प्पा पुरस्थल। मांडा जो है आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। जो पांडरी है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। और हुलाद जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं।
इसमें सही उत्तर जो है वो आपका होगा 10 शहर जो हैं वो आच्छादित हैं। ये 10 शहर कौन कौन से हैं? इसमें है आपका लखनऊ है, इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, झांसी है, वाराणसी है, बरेली है, कानपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने हैं। पहला है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग आबू जईद अल मसूदी और अल बुरूनी ने किया। दूसरा है कि सांबू पर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों ही बातें जो हैं ये सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, दूसरा ऑप्शन है आपका नीति आयोग की, तीसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, चौथा है विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की। सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर इसमें है आपका नीति आयोग की। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? पहला ऑप्शन है VP वाडिया, दूसरा NM जोशी, तीसरा है CF एंड्रू, चौथा है जोसेफ बेपिस्टा। आपका सही उत्तर क्या होगा? NM जोशी को भेजा गया था। NM जोशी जो थे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली है, उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कैरोलीन मर्चेंट, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है रेचल कार्सन, चौथा है राजगोपालन। ठीक है, सही उत्तर क्या है? रेचल कार्सन। और रेचल कार्सन की पुस्तक थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें उन्होंने पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित ये पुस्तक। अगला प्रश्न है कि एक्सला शैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा ऑप्शन है आपका अंग्रेजों को मद्रास में पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों ही कथन सही हैं। पहला तो ये है कि एक्सला शैपेल की जो संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई थी और इसमें अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। और ये जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक चला था? ये चला था आपका 1746 से 1748 तक चला था। ठीक है, 1748। अगला प्रश्न है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है पूरक पोषण, दूसरा टीकाकरण, तीसरा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा है परिवार नियोजन। तो आप देखेंगे कि समन्वित बाल विकास परियोजना में परिवार नियोजन जो है वो सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये कब आया था? ये आपका 1878 में हुआ आया है। शाही पद अधिनियम जो है ये संबंधित है 1876 से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो था ये आपका आया 1861 में। और विवाह विच्छेद अधिनियम जो था ये आया आपका। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आप इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है? एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो था ये किससे संबंधित है? कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो था ये किससे था? ये चारागाह था। ठीक है, मध्यकाल जो है ये जाना जाता है जमींदारी के लिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को अब भारत में विलय किसने किया था? ठीक है, तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वो सिक्किम का भारत में विलय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1971 से 1981 के बीच में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर भारतीय जनगणना वर्ष 1971 से और 1981 में 10 लाखी नगर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पहला ऑप्शन है M.K. गांधी, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है पंडित मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें एक सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा B 1 3 2 4। ठीक है, इसका मिलान करेंगे तो जजमानी जो थी ये आपका संबंधित थी उत्तर भारत से। इसके अलावा बारालूट जो है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। मिरासी जो है संबंधित है आपका कर्नाटक से। और अडाडे जो है ये संबंधित है
अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तकें हैं, सूची 2 में लेखक हैं, तो आप इसमें मिलान करेंगे। पहले सही उत्तर देख लीजिए, सही उत्तर ए है, 3 4 1 2। अब इसका मिलान करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है लाला लाजपत राय से। इसके अलावा गीता रहस्य जो है संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। ए नेशन इन मेकिंग जो है संबंधित है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये संबंधित है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम सीमांत गांधी यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ई पार्क, दूसरा है रॉबर्ट रेडफील्ड, तीसरा है लुई वर्थ, चौथा है लुई डेमांट। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आपका रॉबर्ट ई पार्क जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है नंजराज, दूसरा है हैदर अली, तीसरा है देवराज, चौथा है चिक्का कृष्णराज। सही उत्तर क्या होगा? हैदर अली इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है ये एक प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन कौन से कारण हैं? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये एक कारण है, जंगलों में आग लग जाना ये भी एक कारण है, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार जो होता है, शिकार होता है, वो भी एक कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू की थी। कारण है कि इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए। आपको बताना है इसमें क्या सही है, तो आप देखेंगे ए वाला सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसमें सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हुबली। ठीक है, तो हुबली जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन आप देख इसमें आप कालक्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो आप देखेंगे कि सही क्या होगा? 3 2 4 1 जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो आपका इसमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आएगा आपका किताबुल हिंद। ठीक है, ये इसकी रचना पहले की गई, तो इसकी रचना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, तो अलबरूनी द्वारा इसकी रचना की गई। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आएगा पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की। इसके बाद आएगा तबकाते नासरी। ठीक है, इसकी रचना की थी मिनहाजुद्दीन सिराज ने। फिर इसके बाद आएगा फतवाए जहांदीरी। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? ठीक है, सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर इसमें है यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात था। अगला प्रश्न है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? सही उत्तर क्या है? अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, तो जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। और ये कब किया था इसने? ये जो है औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जलवायु 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? सही उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा है कि अकबर ने लड़कियों के अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कि किसी दोनों ही सही है। ठीक है, एक पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया आइडिया समिट 2020 से ये भी जो है ये समसामयिक के संबंधित प्रश्न है, तो इसमें सीधे हम उत्तर देखते हैं। उत्तर इसमें क्या होगा? केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपके अधिकारी दिए हैं, सूची 2 में विहित कर्तव्य दिए हैं, तो आप इसमें देखेंगे सही उत्तर इसका क्या होगा? बी होगा इसका सही उत्तर। तो मिलान करते हैं तो देखते हैं कि दीवाने तन जो है संबंधित किससे है? जागीर और वेतन का को देखने वाला, ठीक है, अधिकारी होता था। मुस्तारफी जो था ये संबंधित था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने से। मुशरीफ जो था ये संबंधित है कार्यालय को संभालने के लिए संबंधित था। वकियानी जो था ये प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह भी समसामयिक के संबंधित प्रश्न है, इसमें सीधे हम उत्तर देखेंगे कि इसमें सही उत्तर है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज में की गई। अनुमोदन किया।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब इनकी दरगाह दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी इनकी दरगाह गोलबर्गा में है। शेख निजामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह जो है वो मुल्तान में नहीं दिल्ली में है। ठीक है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भी समसामयिक से संबंधित है, तो इसमें सीधे सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है हरियाणा द्वारा। ठीक है, तो अगला आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवा को पुनर्जीवित करके किया गया था। इसमें सही उत्तर क्या है, शहाब नहर को। अगला प्रश्न भी समसामयिक से संबंधित है, तो इसमें जो है आपका सही उत्तर क्या है, मोहन बागान। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, किताब नौरूज़ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। इसका सही उत्तर होगा आपका, किताब नौरूज़ का लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, किताब नौरूज़ किससे संबंधित है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से। अगला प्रश्न जो है ये भी जो है समसामयिक से रिलेटेड है, इसको में जो है आपका सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही उत्तर है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। ठीक है, तो ये पहली किसान रेल जो चली थी, 2 स्टेशनों के बीच में चली थी, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से 2018 में फ्रांस के सहयोग से वृहद सौर ऊर्जा स्थापित किया है, कहाँ पे किया है, सही उत्तर है आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020, इसमें आप देखेंगे सीधे आप जो है सही उत्तर देखें। ठीक है, इसमें सही उत्तर सीधे देखेंगे, ईस्ट एशिया ये सिंगापुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा और बाकी जो है सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्थल हैं इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है वो है, पार्वती रंगा वन्यजीव विहार जो कि गोंडा में है, सम्मन पक्षी विहार जो कि मैनपुरी में, समसपुर पक्षी विहार जो कि रायबरेली में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, सरसई रवा नवार झील जो है इटावा में जो है ये संबंधित। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोविड-19 की अवधि पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है, कहाँ हुई है, सही उत्तर है आपका छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों का मूल निवासी नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या है, रंगमा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि हालचू और ओंजे और शोम्पेन ये सब अंडमान की निकोबार की जनजातियां हैं। इसके अलावा आप इसमें महत्वपूर्ण देख लीजिए, अंडमान निकोबार में जारवा, ओंजे, शोम्पेन, सेंटलीज और हालचू जनजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि रंगमा जो है ये कहाँ की जनजाति है, ये है नागालैंड। अगला प्रश्न भी समसामयिक से रिलेटेड है, इसमें सीधे हम उत्तर देखेंगे, तो इसमें सही उत्तर क्या है, 1 और 2 दोनों। यानी कि इसमें पूछा क्या गया है कि जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर विस्तृत वेतन में कौन सा कथन सही है, तो आप देखेंगे कि दोनों कथन सही है। भारत विश्व की कुल बाघों की संख्या की आबादी का 70% है, भारत में लगभग 30% बाघ और बाघ अभ्यारण्य के बाहर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा सतलज, तीसरा गंगा, चौथा रावी। सही उत्तर क्या है, सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है ये उत्तर भारत में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम जो है वो आपका हिमालय पार मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है और ये जो है नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी की है, यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, तो आपको बताना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा, खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अंगामी जो है नागालैंड से संबंधित है, बीरहोर झारखंड से संबंधित है, टोडा तमिलनाडु से संबंधित है और जो खस है आपकी जनजाति ये आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। अगला देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय, ये भी समसामयिकी का प्रश्न है। इसमें पूछा गया सार्थक निम्न से किससे संबंधित है, तो ये सार्थक क्या है, ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है। इसके अलावा आप अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ झील दी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर आपका पहला है 1 2 3 4। तो इसका मिलान करते हैं। साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील जो है हरियाणा में है और आपका लोकटक झील जो है मणिपुर में है और कालीवेली झील जो है ये आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है 2020 में, कहाँ से शुरू की गई प्रारंभ, ये कही गई है सही उत्तर हरियाणा। अगला
अगला प्रश्न कथनों कारण संबंधित है। अगला कथन है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं। तो आप देखेंगे कि कथन गलत है, क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और पहला सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मुंबई है। कारण जो है ये सही है, कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न का हम सीधे उत्तर देखेंगे। तो उत्तर इसमें क्या है, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। ठीक है, तो इसमें ICMR द्वारा उच्च श्रेणी की परीक्षण प्रयोगशाला है जो उद्घाटन किया गया था, वो कोलकाता, नोएडा, मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो आप दिए गए ऑप्शन में जो, ठीक है, दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे कि हिमाद्री श्रेणी जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा आप देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है। सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है कुशीनगर हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर ए होगा। मिलान करते हैं तो देखते हैं कि इंद्रावती जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है राष्ट्रीय उद्यान, मोल्लेम जो है ये आपका है गोवा में, और कलेसर जो है ये आपका हरियाणा में है, और बेतवा जो है ये आपका झारखंड में है। तो ये आपका सही सुमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया। किसे नहीं चुना गया, कनाडा को नहीं चुना गया है। अलावा आप देखेंगे कि इसमें 2021-22 में अस्थायी सदस्य जिनको चुना गया है वो आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और केन्या को चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। एक तरफ खनिज दिए हैं, दूसरी तरफ उनके उत्खनन शहर दिए हैं, तो बताना है कौन से खनिज कहाँ से नहीं संबंधित। तो तांबा आप देखेंगे चित्रदुर्ग, ये तांबा जो है चित्रदुर्ग में नहीं मिलता है, ये राजस्थान के झुंझुनू और खेतड़ी की खानों से मिलता है। लॉ एस बेल्लारी आपका सही है, और बेल्लारी कहाँ पे, कर्नाटक में है। मैग्नीज़ जो है ये आपका भिलवाड़ा से आप देखेंगे कि सही सुमेलित नहीं है, और बॉक्साइट जो है कटनी मिलता है। मैग्नीज़ जो है आपका मिलता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से। इसके अलावा लॉयस जो है चित्रदुर्ग से भी मिलता है, और आपका कटनी से बॉक्साइट जो है कटनी से। इसके अलावा जो है कोरापुट और बेलांगीर से भी मिलता है। कटनी जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो आपका इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा 1 और 3, यानी कि 1 और 3 जो है वो गलत हैं। इसके अलावा मतलब ये आपके तांबा जो है वो चित्रदुर्ग से नहीं मिलता है, और मैग्नीज़ भिलवाड़ा से नहीं मिलता है, और ये जो है बॉक्साइट सही है, और लॉयस बेल्लारी खानों से मिलता है। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला जो है प्रश्न जो है समसामयिक से रिलेटेड है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए, सही है। यह विगत 38 वर्षों से पिछली शिक्षा नीति को बदल देगा, ये बात गलत है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, केवल एक सही होगा। इसमें जो है लगभग 34 वर्ष बाद, ये 38 की जगह अगर 34 होता तो ये सही होता कि 34 वर्ष बाद जो है नई शिक्षा नीति आई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी स्थित है। इसमें सही उत्तर देखते हैं सीधे से, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई। इसमें सही उत्तर आपका क्या है, सीधे सही उत्तर देखते हैं दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में विचार करना है, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित भी करना है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो आपका सही क्रम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ए 4 3 1 2। तो आप इसको व्यवस्थित कहेंगे तो सबसे पहले आएगा चंबल, फिर उसके बाद आएगी आपकी सिंध, उसके बाद आएगा आपकी बेतवा, फिर आएगी केन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय फाउंडेशन अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है। सही उत्तर इसमें क्या है, सही उत्तर है आपका नंदी फाउंडेशन। प्रश्न देखते हैं कि एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कजाकिस्तान कारागंडा है, सही है। यूक्रेन किरवई रॉग जो है यूक्रेन में पाया जाता है, ये भी सही है। जर्मनी नॉर्मंडी ये गलत है, और फ्रांस जो है ये पेरिनीज ये सही है। तो नॉर्मंडी जो है ये कहाँ पे है, नॉर्मंडी जो है ये भी फ्रांस में ही पाया जाता है। तो नॉर्मंडी जो है क्षेत्र फ्रांस का क्षेत्र है, और लॉयस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है। अगला देखते हैं कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर इसमें है
चिटगांव से, ठीक है, चट्टोग्राम चिटगांव से भेजा गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। ये आपका सही उत्तर क्या होगा, भूमध्य सागरी प्रदेश में ऐसा जो है, ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, भूमध्य सागरी प्रदेश। अगला प्रश्न समसामयिक से रिलेटेड है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान लाइफ टाइम में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था अशोक साहनी को। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं, तो इसका मिलान करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसका है बी 3 4 2 1। तो बैगुआ जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ पे आता है, ये आपका फिलीपींस में है संबंधित। और हरिकेन जो है संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून जो है संबंधित है चीन से। और विली विली संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला देखते हैं सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। इसमें आपका क्या सही है, इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है। तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा, ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन जो है वो जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ये दोनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि डार्लिंग श्रृंखला जो कि ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, इनमें आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो आपका सही क्या होगा, सही होगा सी। अब आप एक बार फिर से इसको देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था ये कब आया, ये आपका आया 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, ये हुआ शुरू 1973 में। इसके अलावा प्रोजेक्ट आप देखेंगे अगला कौन सा, प्रोजेक्ट हाथी, ये शुरुआत हुई इसकी 1992 में। और इसके बाद जैव विविधता अधिनियम जो आया ये कब आया, 2002 में आया, ठीक है। तो ये आपका सही व्यवस्थित हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अगुलाज धारा, ठीक है। अगुलाज धारा जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न के विभिन्न घटकों में से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे एक तरफ सूची 1 दी है निर्जाति समूह, दूसरा सूची 2 दी है देश दिए हैं। तो इसमें सही उत्तर जो है आपका मिलान कर देते हैं हम सीधे। तो यहूदी जो हैं ये संबंधित हैं आपके इज़राइल से, ठीक है। और टेडा जो है ये संबंधित हैं लीबिया से। और बेजा जो है ये संबंधित है मिस्र से। और ये लुर जो है ये ईरान से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका सही व्यवस्थित क्रम हो जाएगा।